हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं अपने मेडिवल इंडिया के अगले चैप्टर को, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स इन साउथ इंडिया। एंशियंट इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे, और जब मेडिवल इंडिया शुरू होता है, हमने इनिशियल जो चोलास और जो इनिशियली चेरास पांड्यास थे उनके बारे में पढ़ा था। अब क्योंकि ये प्रॉपर मेडिवल इंडिया का चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपको बताएगा लेटर चोलास और लेटर पांड्यास के बारे में। बात यहां पर सिर्फ डायनेस्टी की, डायनेस्टिक सक्सेशन की नहीं होगी। यहां पर कुछ कुछ हम इनके पोर्ट स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग से इनको कितना लाभ होता था, इकोनॉमिक स्टेटस इनका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका हम देखेंगे। जैसा कि आपको इंट्रोडक्टरी पेज पे ही सामने ये दिख रहा है, टेम्पल एट दारासुरम। कहां पर पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताओगे क्लास के बाद कि ये टेम्पल कहां पर है। ओके, आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंशियंट इंडिया से जब आप कर लोगे, और हालांकि मैं ये मानता हूं कि संगमेश, चोला चेरा पांड्या एक जगह पर आपको शायद से ही मिले, वो तितर बितर होकर इधर उधर दे रखा है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप लेटर चोलास पांड्यास के बारे में पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी नहीं जानोगे, बिकॉज ये एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी हवा में बातें करती है थोड़ी सी, कि अगर आप पहले से कुछ पढ़कर नहीं आए हो तो आप अगले चैप्टर पे प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन तमिलनाडु एनसीईआरटी की एक अच्छी बात यह होती है कि यहां पर वो आपको पुराना रिकॉल करवा देते हैं। तो टॉपिक हालांकि भले ही आपको लेटर चोलास दे रखा है, लेकिन ये जो नीचे हेडिंग दे रखी है आपको, रिवाइवल ऑफ द चोला रूल, तो यहां से आपको एक अच्छा फेयर आइडिया लग जाएगा, जो कि अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है इतना डिटेल में चोला के बारे में। लेकिन मैं आपको संगम लिटरेचर और चोला चेरा पांड्या के बारे में फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाने के लिए ज्यादा इसलिए एक्साइटेड नहीं हूं, बिकॉज सबसे बेस्ट इसकी कंसोलिडेशन पूनम दलाल दहिया के अंदर दे रखी है। वहीं पर एक मतलब कहते हैं ना, 100 बात की एक बात हो जाएगी और वहीं वाइंड अप हो जाएगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूं खुद भी, और स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, वो ये होता है कि अब वो देखो, लॉजिकल बात है, एक बार किसी टीचर कोई एनालिसिस दे दे, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, अब वो उस टाइम के लिए तो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में मैं भूल जाता हूं उसको। क्यों भाई? वी आर नॉर्थ इंडियंस। अब वो जो उसमें तमिल टर्म्स दे रखी रहती हैं इतनी सारी, संगम एज में और चोला चेरा पांड्या के टाइम पर जो उनके टैक्सेस के नाम थे, रूलर्स के नाम थे, वो जनरली हम सुन नहीं पाते हैं बचपन से और रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है, फॉर एग्जाम्पल, ये सब चीजें आर जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत का पहला एक्ट वाला चैप्टर। इसको तभी पढ़ना चाहिए जब पूरा सिलेबस रूबरू हो जाए, क्योंकि कंसिडरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन के इक्के तुक्के क्वेश्चन निकलते हैं, और अगर हमें जेनुअनली वो एक या दो क्वेश्चन याद रखने हैं एग्जाम में, तो उसको हमें बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके जाना चाहिए। सिर्फ इस वजह से मैं अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टच नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज होता क्या है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब सिर्फ गांधी और उसके बाद की नहीं रह गई है। अब वो यूपीएससी रिवर्स कर गया है, वो गवर्नर जनरल्स के एरा से पूछना शुरू करता है, और जब तक गांधी एंटर नहीं हुए थे इंडिया के अंदर, वो आए नहीं थे साउथ अफ्रीका से। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक्ट्स का, उनके टैक्स का, गवर्नर जनरल्स की एक क्रोनोलॉजी की एक बहुत लंबी थीम दौड़ती है। कोई पर्सन कितनी भी स्टोरी बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें हमें फैक्चुअल कंटेंट की जरूरत पड़ती है। बच्चा बच्चा बचपन से सिर्फ गांधी जब से आए और गांधी को गोली लगती है तो हर कोई जानता है, लेकिन यूपीएससी अब इंटरेस्टेड ही नहीं है इससे क्वेश्चन पूछने में। वो पूछ रहा है कि रानी चिन्नम्मा कौन थी, या फिर फलाना डिग्मा फ्रीडम फाइटर कौन थी, जिसके बारे में आमतौर पर स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स के अंदर गिवन ही नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि मतलब आपको एग्जाम के टाइम में बस यही तो करना है ना, कि आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें और पढ़कर जाओ। तो कुछ चीजें हम इनिशियल लेवल पे करेंगे और कुछ हम बाद में करेंगे, भले ही वो हमारे क्रोनोलॉजी को सूट ना करे अगर वो चीजें, लेकिन फिर भी इस चीज का मैं ध्यान रख रहा हूं कि क्रोनोलॉजी भी बैलेंस रहे और आपके टेस्ट के थ्रू आपकी रिवीजन भी होती रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजी हमारी टूट रही है। मैंने अभी आपको तमिलकम का चैप्टर करवाया था इससे पहले, अब मैं लेटर चोलास एंड पांड्यास पे आ गया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की। चोलास हम सब जानते हैं, हमने इतना तो पढ़ रखा है कि दे आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन तमिल मुनार्क इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में बेहतरीन राजा के दौर में जिनकी गिनती होती है तो चोलास उनमें से एक है। एक तो जिस प्रकार से इनकी जो राज्य व्यवस्था थी, जिस प्रकार से इनका इरिगेशन नेटवर्क जो था, अब इरिगेशन नेटवर्क का इनको फायदा ना दोस्तों देखो इससे भी मिल गया था कि नेचुरल फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है, साउथ इंडिया में बड़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इससे भी एडेड एडवांटेज इनको मिल गया था। ठीक है, जैसे
आपको पता होगा, आशिमा आपने करा था मेरे साथ 12th में वो वाला चैप्टर विजयनगर एम्पायर थीम 2 की बुक में, तो उसमें सबसे पहली लाइन जो आती है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में यही आती है ना कि इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर लोकेटेड था ये, है ना, जो आप ज्योग्राफी में जो दोआब का फिनोमेना पढ़ता है। वो क्या, उसमें दूसरी लाइन क्या आती है कि ये हर जगह नेचुरल फ्रंटियर से गार्डेड है, यानी कि वो 3 लेयर बनती थी नेचुरल पत्थरों की, याद है ना, कि दुश्मन अगर यहाँ खड़ा है तो यहां से मारा जाएगा, अगर वो यहां एंटर करके तो यहां से मारा जाएगा, और यहां तो कोई बचने का चांस ही नहीं है क्योंकि वापस नहीं लौट पाएगा सेना को लेकर अपनी। और इन्होंने अच्छी चीज क्या कर रखी थी, मैंने बता भी रखा है कि सबसे जो तीसरा जो स्ट्रक्चर था ना, यहां पर अपना एग्रीकल्चर सिस्टम बना रखा था कि कल को अगर दुश्मन यहां से घेर ले, यहां से घेर ले और तीसरी लेयर से घेर ले, तब भी मनोबल कैसे तोड़ता है दुश्मन कि खाना पीना का सप्लाई मत पहुंचने दो यहाँ पर। जब खेती बाड़ी अंदर कर रखी है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और पहाड़ों पे आके खड़ा होगा दुश्मन तो मारा जाएगा, घोड़े कैसे उतारेगा। तो इनको एक, ये इन्होंने बनवाए नहीं थे पत्थर वगैरह, हमने आशिमा ये भी पढ़ा था कि इनको नेचुरली, मतलब कुदरत की देन की वजह से कि इन्होंने अपना एम्पायर का और किंगडम का गठन ही वहीं करा, तो इनको एक कहते नहीं कि कुदरत का फायदा मिल गया, मतलब नेचर का फायदा मिल गया बस इनको, है ना, इसलिए काफी टाइम तक ये टिके रहे। और पूजा पाठ भी बहुत करते थे, है ना, मंदिरें भी बहुत बनवाए। और वो भी बात याद होगी आपको आशिमा, गजापति रूलर्स के उनमें, मतलब हालांकि बनती नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी जब भी उनका हवन यज्ञ वगैरह बेटी शादी होती थी तो ये जाते थे आराम से, है ना, और वो भी इनके आते थे। तो वास्ट नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोलास। इनका बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन था टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। और समुद्र के अगर कोई गुंडे थे उस टाइम पर, तो गुंडों में गुंडे यही थे, क्योंकि समुद्री लुटेरे अगर कुछ लूटने की कोशिश करें उससे पहले वो लूट जाते थे इनके हाथों द्वारा। इनका ओवरसीज ट्रेड और इनका समुद्री व्यापार से क्योंकि बहुत ज्यादा आमदनी आती थी, तो समुद्री व्यापार में जो स्पाई सिस्टम इनका होता था वो बहुत ग्रेट था, जिसने हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनको दर्जा दिया है कि इनके एम्पायर और इनके रूल के और रूलर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें। अब यहां पर बात लिखी हुई है, अगर आप ये देखो, चैप्टर का नाम है लेटर चोलास एंड पांड्यास। अगर लेटर चोला एंड पांड्या की बात हो रही है तो अर्ली चोला पांड्या कौन थे, चलो पहले उसके बारे में जानते हैं। रिवाइवल ऑफ द चोला एम्पायर, रिवाइवल के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले भैया मुझे ये बताओ कि चोला कौन थे, तो चलो इसके बारे में जानते हैं। दिस इज द बेस्ट ब्यूटी विच आई लाइक अबाउट तमिलनाडु, कि भैया वो जैसे अगर किसी मूवी का पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 1 में वो फ्लैशबैक में जल्दी जल्दी सब कुछ दिखा देता है फटाफट में कि अच्छा ये स्टोरी चल रही थी मार्वल की या किसी भी की भी, धूम 1 में ऐसा हुआ था तो धूम 2 में ऐसा होगा, मतलब बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है, कि फुकरे 1 में ये था, अच्छा यही चूचा जो है वो कंटिन्यू होकर जा रहा है फुकरे 2 में, यही वाली बात है तमिलनाडु की बुक्स की। एंशियंट चोला जो किंगडम है जो था, उसका जो दबदबा था वो कावेरी डेल्टा में लोकेटेड था, ठीक है, और कावेरी डेल्टा के आसपास ही इनका रूल जो है, अड्डा जो है वो जमा हुआ था इनके रूल का। और इनकी जो शुरू में कैपिटल थी, ये क्रोनोलॉजी सारी सीख लेना, और सारे रूलर्स के नाम भी आपको यहीं मिल जाएंगे, तो आपको अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स या फिर अभी तक चोला चेरा के पांड्या के बारे में रिवाइज नहीं भी कर चुके हो, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उरैयूर इनकी सबसे पहली कैपिटल थी, जो कि आज के टाइम में प्रेजेंट डे तिरुचिरापल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। अब जब चोला रूल करने आते हैं कावेरी डेल्टा में, तो कोई बंदा तो होगा ना जिसने अपनी जो है जड़ें वहां पर गड़ाई होंगी, तो वो था करिकाल। करिकाल, अब करिकाल जो है, इट रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रियल ऑफ करिकाल, लेकिन बाद में इट ग्रेजुअली डिक्लाइन अंडर इट सक्सेसर, मतलब करिकाल के रूल के बाद जो है थोड़ा सा इनकी पावर जो है वो कम हो गई, वो कम हो गई। पावर फिर से रिवाइव होती है इनकी 9th सेंचुरी में। एक रूलर होता है विजयालया, विजयालया, ये ना एक छोटी सी टेरिटरी में रूल कर रहा होता है जो कि कावेरी के नॉर्थ साइड पर लोकेट होती है। ये चोला डायनेस्टी को रिवाइव करता है, तो यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये बन जाता है, फाउंडेशन किसने रखा, करिकाल। रिवाइव जो करा, जो एक प्रकार से पावर के साथ दोबारा एनर्जी भर दी, फ्यूल भर दी एम्पायर के अंदर, वो कौन, विजयालया। विजयाला कह लो, विजयालया कह लो, आपको पता है थोड़ा थोड़ा टर्म्स में हर बुक्स में इधर उधर होता है, बस आइडेंटिफाई आना चाहिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं बनेगा कि विजय
विजयालम, ऐसा ये इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है ना एग्जामिनर के भाई अब ये मतलब ये दिन आ गए हैं उसके कि वो ऐसा करके पूछने लगे कि स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग दे दी, इसमें से चूज़ करो। ठीक है, तो इतना मत सोचा करो। मतलब यूपीएससी को कई लोग बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि भाई एक एक चीज़ डिटेल में कॉमा कॉमा पता होना चाहिए। आपको एनालिसिस और किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है ये अगर पता हो तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इसका मतलब प्रिपरेशन अच्छी है पर्सन की, तो वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इसने रिवाइव कैसे करा, इसने थंजावुर को कॉन्कर कर लिया और इसको अपनी कैपिटल बना लिया। अब मैं ना एक चीज़ आपको बताता हूँ, अब ये टाइम आ गया आपको बताने का। धीरे धीरे करके जब लेवल बढ़ता है तभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, एकदम से नहीं कि सारी चीज़ें पहले दिन ही बताती। हिस्ट्री में आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा, ये कई लोग समझते नहीं हैं लेकिन मैं बहुत क्लोजली वर्कआउट करता हूँ हर चीज़ के ऊपर के। जैसे जीएस पेपर 1 के अंदर भाई हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के भी प्रकार हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। जीएस पेपर 2 पॉलिटी है, आईआर है, वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नेंस है। ठीक है, आईआर की हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। तो हर सब्जेक्ट का एक अलग फ्लेवर होता है लिखने का, और ये यूपीएससी बहुत क्रिस्टल क्लियर हमसे एक्सपेक्ट भी करता है, क्योंकि अगर उसे डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट को मर्ज करना होता तो वो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के साथ ही पुट कर देता उसके सिलेबस में कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन उसने इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को रखा पेपर 3 में और पेपर 1 में ज्योग्राफी के अंदर रखा। अर्बन फ्लड का 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो पेपर 1 में भी था, पेपर 3 में भी था। स्टूडेंट्स ने बोला हम तो जो पिछले दिन लिख कर आए थे, एक दिन में जीएस पेपर 1-2 होता है और अगले दिन 3-4 होता है, तो उन्होंने बोला हम तो कल वाला ही आंसर लिख कर आ गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा था उस टाइम पर कि नहीं मिलेंगे तुम्हें नंबर, क्योंकि वो जीएस पेपर 3 में पूछा जा रहा है, तो तुम अगर एनडीएमए की गाइडलाइंस उसमें लिख कर नहीं आ रहे हो और पेपर 1 में अगर लिख कर आ गए तो पेपर 1 में नंबर कट जाएंगे और पेपर 3 में नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं यहां पर, मेडिवल इंडिया के अंदर कभी भी ना, कभी भी आप कैप्चर वर्ड को अवॉइड करो। हिस्ट्री में ही, ओवरऑल हिस्ट्री में ही आप अवॉइड करो। अगर किसी आप रूलर की प्रशंसा करना चाहते हो ना तो कैप्चर मत लिखा करो, कॉन्क्वेस्ट या कॉन्कर लिखा करो। इसका मतलब होता है जीतना, और इसका होता है धोखेधड़ी से बंदी बनाकर या कुछ भी कर कर, टॉर्चर कर कर, उसके बाद मतलब शत्रु को हराना। कॉन्क्वेस्ट होता है छाती से छाती मिलाकर लड़ाई हुई है, उसके बाद अपनी पावर सिद्ध करने के बाद हमने इसको वो करा है। तो ये वाली बात याद रखना, मतलब है छोटी सी बात है लेकिन ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है। क्योंकि देखो हमें नहीं पता लेकिन मैं फिर भी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि होता है, वैसे ऐसा ऐसे ही होता है। जब आपका पेपर 1 जाता है ना एग्जामिनर के पास, जीएस पेपर 1 आपने लिखा, तो वहां पर ना 4 से 7 फैकल्टी होते हैं अलग अलग आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए। हिस्ट्री अलग कोई चेक करता है, सोसाइटी अलग, ज्योग्राफी अलग। हिस्ट्री में से भी जो अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री है इसके लिए भी 2 से 3 फैकल्टी होते हैं। कुछ मेडिवल में महान होंगे, कुछ एंशिएंट में महान होंगे, किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज होगी। और ये ज़्यादा कोई नहीं, ये एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हो। डीयू के बहुत एक्स प्रोफेसर जो बूढ़े हो चुके हैं वो यूपीएससी के चेकर रह चुके हैं। ज़्यादा दूर मत जाओ। अब मुझे उनका नाम नहीं पता, आई थिंक दीपक जी उनका नाम है, क्या है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम भूल रहा हूँ। ही वॉज द एक्स यूपीएससी चेयरमैन जिन्होंने करोल बाग के अंदर इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। मेरे दिमाग से नाम खिसक रहा है उस इंस्टीट्यूट का। तो उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हो चुका है कई बार। अब यार यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं तो सब कुछ पता ही है ना, तो उन्होंने भी ये वाली बात बताई थी मुझे। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना कि अगर ऐसा प्रोसीजर यूपीएससी अपना रहा है तो इसका मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई साहब कुछ भी मतलब ब्लफबाजी मत करो यहाँ पर, नहीं पता तो छोड़ दो, बकचोदी नहीं करनी है, दिमाग मत खराब करो यहाँ पर कि मैकब्राइड कमीशन के बारे में अगर आ रहा तो यार हम तो मैकडोनल्ड के बारे में जानते हैं, हम तो मैकडोनल्ड के बारे में लिख कर आएंगे। लेटर राजेंद्र वन and his successors ruled the empire from, I like this word very much,
मुझे अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ड पसंद आता है साउथ इंडिया में से तो ये मेरा फेवरेट वर्ड है, गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नाम आया कहाँ से, क्या है इस नाम की रेलेवेंस। ये इनका नया कैपिटल था। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, करिकाल, विजयाला, इसने रिवाइव करा दोबारा 9th सेंचुरी में चोला एम्पायर को। इसने थंजावुर को कैप्चर करा, बाद में अपनी कैपिटल बना दी। ऐसे शुरू के टाइम पर कैपिटल उरैयूर थी, कराईकाल के टाइम पर ये देखो उरैयूर, फिर बनती है थंजावुर। ठीक है, और लेटर राजेंद्र वन, तीसरा रूलर राजेंद्र वन। ठीक है, और इसके जो सक्सेसर्स थे इन्होंने एम्पायर को रूल करा अपनी नई कैपिटल बनाकर गंगई कोंडा चोलापुरम। तो राजेंद्र बनाया यहाँ पर, और तीनों की कैपिटल क्या, ये उरैयूर, ये थंजावुर। ठीक है, और यहाँ पर ये गंगई कोंडा चोलापुरम। अब बात करते हैं राजराज वन की। इसके बारे में साल 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब मैच द फॉलोइंग करके और वैसा रूलर्स की क्रोनोलॉजी को सेट करके पूछता है। यूपीएससी के क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से, दोस्तों सच बताऊं, इतने इजी होते हैं ना, इतने इजी होते हैं। इजी मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को शौक होता है कि लक्ष्मीकांत पूरी चाट लेंगे। मतलब बेसिक उनसे सिर्फ 6 से 8th तक की बात ही मत करो, 11-12 तक की, 6 से 8 तक की उनसे एनसीईआरटी, आवर पास 1, आवर पास 2, आवर पास 3, और तमिलनाडु के ये 6 क्लास के 3 पार्ट, 7th क्लास के 3 पार्ट और 8th क्लास के जो 3 पार्ट दे रखे हैं। तो वो चलो एक पार्ट को अगर हटाओ तो है तो वो 3 एनसीईआरटी यहाँ, 3 एनसीईआरटी वहाँ। इतना भी कोई कर जाए ना, इतना भी इस लेवल तक का भी, तो एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो 5 में से 6 से 9 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ये कम होते हैं क्या? 12 से 18 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, सिर्फ लोगों से पूछा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी बता दो एक रूल, एक एम्पायर की, और वो भी राजा राजा वन का नाम कौन नहीं सुनता है। लेकिन वहाँ बैठे ना अपने पेन चूसते रहेंगे बैठकर, पता चला अंगूठा चूस रहे हैं वहाँ बैठकर कि यार हमें यार ये तो नहीं पता यार, कि यार ये पहले था यार, ये पहले था यार। तो इसका मतलब लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, और यूपीएससी इसी चीज़ का फायदा उठा रहा है। यूपीएससी बहुत एनालिसिस इस बात पे नहीं करता। यूपीएससी को पता है कि लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि देखो, ज़्यादातर इंसान अपना टाइम ना पूरे दिन करंट अफेयर, एक हिंदू पढ़ेगा, एक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, एक कहीं से एडिटोरियल डिस्कशन सुन रहा है, फिर वो डेली करंट अफेयर इनसाइट्स वगैरह पे करने चला जाता है, फिर 5 एमसीक्यू की क्वेश्चन करता है, और फिर जैसी वो प्रिपरेशन जून में करना शुरू होता है तो बाजार में अगस्त के महीने से इनसाइट्स और विजन के टेस्ट आने लग जाते हैं। तो वो, और विजन की करंट अफेयर की मैगजीन या किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन तो कर ही रहा होगा। मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई मुझे तो इसमें 12 से 14 घंटे देखने हैं, जो कोई सिंसियर स्टूडेंट होगा तो दिन तो यहीं चला गया, तो स्टैटिक करा कब? और 5 साल से हर कोई ये बोलता है कि लोग स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं निकलते। क्वेश्चन इससे नहीं निकलते हैं, इससे निकल रहे हैं 99% क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी वो वाली भी पढ़ता हूँ जो रिकमेंडेड भी नहीं होती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है वाली बात करना। आप कहोगे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स के बच्चों से मैं कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म मेरा है तो बात भी मैं ही करूँगा। ठीक है, मेरी मर्जी, में जो मर्जी बात करूँ यहाँ पे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 2015 में, 17 में, उससे पहले भी तुम लोगों ने एक वो क्वेश्चन जरूर देखा होगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, करंट अफेयर में सुना होगा इसके बारे में। एलिमेंटेरियस कमीशन सुना होगा कि डब्ल्यूटीओ कुछ ना कोड्स असाइन करता है, कुछ कोड्स होते हैं मतलब, या फिर एटलीस्ट ये तो सुना ही होगा, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, और ये जो होते हैं ये बॉक्सेस सुने तो होंगे, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स, एम्बर बॉक्स। डब्ल्यूटीओ के डोमेन में सुना होगा पक्का, इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? कहीं ना कहीं तो यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। मैं ना आज से 3-4 साल पहले वो पढ़ता था, 11th और 12th की होम साइंस की एनसीईआरटी होती है। इस होम साइंस की एनसीईआरटी में से 2013 से जब से पैटर्न चेंज हुआ और 2022 तक यूपीएससी 9 क्वेश्चन पूछ चुका है डायरेक्टली, जो कि यहां से उठाए गए हैं। उस जमाने में लोगों को लगता था कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, मतलब जब ये चलता था करंट अफेयर में, कि पहली बार विजन में ही हमें या फिर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ही देखने को मिला है। ये कितने जमाने पहले ये लिख चुका था ये एनसीईआरटी, ये होम साइंस की। मैं इस लेवल तक जाता हूँ एनसीईआरटी में कि मैं किसी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ता, कि अगर जो डाउनलोड पे दे रखी हैं
तो एक बार पढ़ के मैंने सबको देखा हुआ है कि भैया किसके अंदर क्या है। डोंट वरी, आपको नहीं करना है, उसी के लिए तो फाउंडेशन कोर्स में आए हो, वो काम मेरा है। वो आपको नहीं करना है कि मैं आपसे बोलूँ कि हम होम साइंस की एनसीईआरटी भी करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो निकाल के बस आपको बीच में से कहीं ना कहीं वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और उस होम साइंस की एनसीईआरटी में से भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है जिसमें स्कोप है यूपीएससी के कमिंग फ्यूचर में पूछने का, लेकिन अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ये वाली बात कौन करेगा, बता दो ज़रा, ये कोई बताएगा कि एथिक्स में टॉपिक दे रखा है एटीट्यूड, एटीट्यूड दे रखा है। भाई तुम बाजार से कोई भी बुक ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, ABC कंपोनेंट ही नहीं जानता कोई एटीट्यूड का। कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कोई नहीं जानता। अब ये क्या होता है, आशमा याद है, दो स्टेटमेंट अगर पर्सन प्रेजेंट करता है कि पान मसाला से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, और कॉग्निशन 2 में अपने कहता है कि मैं पान मसाला फिर भी खाता हूं। मतलब दूसरे से तुम ज्ञानबाजी कर रहे हो कि यूट्यूब बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और कर दो, गाने छोड़ दो, ये कर दो, और पर्सन दिन भर मूवी थिएटर के अंदर बैठा हुआ है। इससे क्या होता है, ये जो आपके करियर में इसको बोला जाता है कि लीडरशिप की क्वालिटी को वीक करती है वाली चीज, कि आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो और खुद आप मतलब दूसरों को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, और खुद तो मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ, और इसके ऊपर केस स्टडीज निकलती हैं 6th चैप्टर जो है ना, क्लास 12 की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी का पूरा एटीट्यूड नाम से ही वो चैप्टर है, और यूपीएससी आज तक जो एटीट्यूड के क्वेश्चन पूछता है वो सिर्फ इसी एनसीईआरटी से पूछता है। स्पेशल लोग एथिक्स के प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं 30,000 रुपए के। एथिक्स कभी कोई किसी को नहीं सिखा सकता। जब ये पेपर, मैं सिंपली उस जमाने में बात करता हूं, मुझे जब कोई बोलता है कि एथिक्स की क्लास होनी चाहिए, मैं बोलता हूं भाई एथिक्स में कभी कोई गाइड ही नहीं कर सकता, ऐसे में भी कभी कोई गाइड नहीं कर सकता। अगर गाइड करा होता, एक इंस्टीट्यूट बता दो जिसका एक भी ऐसे इस साल का मैच कर गया हो। यूपीएससी ने तो तशरीफ ही फाड़ दी सारी की सारी। एथिक्स की बात करूं मैं लोगों से ये आर्गुमेंट पेश करता हूं तो लोग कहते हैं अरे भाई ऐसे कैसे यार, करवाने वाले तो करवा रहे हैं। मैं बोलता हूं भाई देखो, 2013 में जब यूपीएससी ने सबसे पहले एथिक्स नाम का वर्ड डाला ना अपने सिलेबस के अंदर, पूरा एक पेपर बना दिया कि भैया इसके बेसिस पर कलेक्टर बनोगे, एसडीएम बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो मैंने कहा तब किसको पता था कि क्या करवाना है इसमें। मैंने कहा सिर्फ साइकोलॉजी और फिलोसफी के टीचर्स अपना ज्ञान पेलने में लगे हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन तो आए नहीं। इस पैटर्न को समझने के लिए 2015 साल लगा। इंस्टीट्यूट वाले तो इस चीज को समझ गए, इस नीव को, कि यूपीएससी एथिक्स के अंदर ना 95% टाइम्स अपना पेपर रिपीट कर करके पूछ रहा है, बस थीम वही है, टोन घुमा देता है क्वेश्चन की। एथिक्स में स्कोप ही नहीं है यूपीएससी के पास पूछने का 95% टाइम्स। मैं और 95% टाइम्स पता है कैसे, 2022 का एथिक्स का पेपर 95% मैच करता है 2021 के पेपर से, 2021 का पेपर 95% मैच करता है 2020 के पेपर से, 2020 का पेपर 95% मैच करता है 2019 के पेपर से। व्हेन इट कम्स टू एथिक्स क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सेम होते हैं, केस स्टडी सेम होती है, थीम बदलती है, वो लगता है, लेकिन डायलेमा बस सेम होता है। और मैं 5% किसकी बात अलग कर रहा हूं, ये जो कोड्स नहीं पूछते एरिस्टोटल और प्लेटो के, B.R. अम्बेडकर के, कि इसका क्या मतलब है आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल, जिसके लिए कोई पहले से प्रिपेयर नहीं करवा सकता आपको। चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी, सर बता रहा हूं मैं। बस जिसके अंदर एनालिसिस पावर और पेशेंस है ना, और जो इस एग्जाम को छोड़कर नहीं जाता कि 6 अटेम्प्ट दिए हैं भैया यूटिलाइज करना है, कोई बुरी बात नहीं है यार, पूरी मेहनत से सब कुछ करा था, लेकिन उसको पता है कि उसकी अप्रोच सही है, स्ट्रैटेजी सही है, उसका हो जाएगा। वो ऐसे ही लोगों का निकलता है। जो बीच में से छोड़ जाते हैं वो फिर दूसरों की गुलामी करते रह जाएंगे इस पृथ्वी पर। लेकिन जिनकी अप्रोच सही चल रही है ना, 6 अटेम्प्ट वो अगर अच्छे से यूटिलाइज करके चले कि भैया पहले तो अपने आप को ये मान के चलो कि 6 लगेंगे ही लगेंगे, जिस दिन ये वाला फैक्ट एक्सेप्ट हो गया ना, तो आधी जंग तो वहीं जीत जाता है इंसान, कि एक्सेप्ट तो करा कम से कम। एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि ईगो मर जाता है। जब ईगो को ही मार दिया तो फिर आती है इंसान के अंदर वास्तविकता की ताकत, कि अब मैं प्रैक्टिकलिटी से हर चीज को देखूंगा। भैया मेरी अप्रोच ठीक थी, कुछ थी यार, इस साल मेरा प्रीलिम्स बहुत कम मार्जिन से रह गया, तो दुखी होने वाली बात नहीं। अगर 15 नंबर से प्रीलिम्स रह जाता है किसी का 20 नंबर से, तो मैं उसको बोलता हूं भाई तुम ये देखो कि तुम आईएएस बनने से सिर्फ 10 क्वेश्चन पीछे हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन, तुम बस इस पे मेहनत कर लो तो अगले साल तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा। अब कोई मेंस में रह गया और कट ऑफ में फॉर एग्जांपल 30-40 नंबर से रह गया, तो मैं ये बोलता हूं कि भैया यूपीएससी जैसे टफेस्ट इंटरव्यू को फेस करने के लिए तुम सोचो जरा, सिर्फ 30 से 50 नंबर तुम दूर हो, फिर से मेहनत कर लो जरा इस पे। इंटरव्यू में कोई पूछ कर वापस आ गया तो मैं उसको ये कहता हूं यार देखो, इस देश के गटर में
200 करोड़ जो पिल्ले पिल्लियां हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है। तू उसमें से इकलौता ऐसा है या ऐसी है जो कि इंटरव्यू के मंदिर को टच कर कर आया हुआ है, वहां बैठ के तू नमाज कर कर आया हुआ है। तो अब वहां पर तेरे अंदर क्या ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, क्या ऐसी क्षमता नहीं है, और तू फ्री माइंड से जा। मैं सबको ये बोलता हूँ, तू फ्री माइंड से जा। क्यों? अगर तेरा नहीं भी होता तो अब तो तेरे लिए इतने दरवाजे हैं, इंस्टीट्यूट वाले तेरे को फोन कर करके बुलाएंगे, 20-20 लाख रुपए का फैकल्टी बन लो हमारे यहाँ, जिंदगी भर तेरा तो ठीक है। और तू इस बेसिस पर कि मैं यूपीएससी के इंटरव्यू पहुंचूंगा, यूट्यूब पे चैनल खोल लेगा, तो तेरा इंस्टीट्यूट चल पड़ेगा। अब ऐसे फ्री माइंड से जब कोई जाता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई माइंड के अंदर कि भैया चलो ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू आने में पूरा 1 साल है, तब तक मैं इनसाइट्स विजन क्या टेस्ट कॉपी चेकर और वो सब बन जाता हूँ। 80-80 हज़ार रुपये, 90-90 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, करोल बाग के अंदर बढ़िया सा कमरा ले लो 50 हज़ार का, एसी लगवाओ, रात को पोल डांस करवाओ, बंदियाँ बुलवाओ, शराब शबाब सब कुछ करवाओ, और इंटरव्यू पे दोबारा फिर से फोकस करो। और फिर फोकस करते करते ऐसा लगा कितना इस प्रोसीजर में जो मैंने बताया, 3 से 4 अटेम्प्ट लगे, लेकिन पर्सन का हो जाता है। लोगों के बीच में क्या कि साइकोलॉजी टर्म कहा जाती है, या तो किसी स्टेज पर पहुंचने के बाद बहुत ईगो, या फिर किसी स्टेज में फेलियर। भाई इंटरव्यू में फेल हुए लोग भाई मतलब जैसे जनानियों की तरह बिहेव करेंगे कि जैसे औरतें विधवा हो जाती हैं, जैसे रोती हैं, मेरा इंटरव्यू में नहीं हो रहा। भाई मतलब अपनी कुकीज तो पहचानो। अपनी कुकीज पहचानने का मतलब होता है कि अपनी प्राउड फीलिंग तो वो करो, कम से कम कुछ तो अच्छा करा होगा लाइफ में। भाई कितने लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी है भाई चूधे जैसी, इंटरव्यू में पहुंच भी जाओ तो ना दम है आवाज में ना कुछ है, तो शक्ल देखते ही निकाल दिया होगा कि ये क्या करेक्टर बनेगा, जनता ही कल को हो कर दी अगर इसके ऊपर मुंह देगा ये तो। साइकोलॉजी का खेल होता है, सब कुछ साइकोलॉजी का खेल होता है। राजा राजा वन, he was the most powerful ruler of Chola Empire and also grew most popular beyond his time। अपने वक्त से काफ़ी ज़्यादा आगे बेहतरीन इसने ये काम कर दिखाए, कुछ कुछ ऐसे जो उस टाइम पर किसी एम्पायर ने नहीं करे थे। ही स्टैब्लिश चोला अथॉरिटी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसने चोला अथॉरिटी को अपनी स्टैब्लिश करा दक्षिण भारत के काफ़ी ज़्यादा बड़े हिस्से में। अब ये सारे के सारे लोग जो थे ये नेवी के लिए अपनी बहुत फेमस थे, तो इसकी नेवल एक्सपीडिशंस बहुत फेमस थी, जिसकी वजह से जो चोलास थे उनका जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट कोस्ट में भी देखने को मिलता है और श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। तो अगर कल को कोई आपसे ऐसा पूछे कि देख एक बात बताता हूँ मैं, भारत की कुछ भी मतलब सीमा टच करना श्रीलंका की, ये ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ दीपावमसा और महावमसा को ही जानते हैं, कि बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में जानते हैं कि भारत से कोई पर्सन श्रीलंका के साथ रिलेशन कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करके आया था। इसके बाद वो थोड़ा सा अशोका को जानते हैं कि वो अपने बेटे और बेटी को भेजता था तो कुछ कुछ काउंसिल या कहीं कहीं कॉन्फ्रेंसेस देने, धम्म का ज्ञान देने। लेकिन अगर यह आए कि मतलब रूल जमाने की बात, कि आज तक किसी भारत के रूलर ने श्रीलंका के अंदर रूल जमाया है, तो उसका आंसर चोलाज होता है। ये वाली बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एनसीईआरटी में आपको समझा दी गई है, अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है इतनी इजी लाइन में। ये बात करते हैं थोड़ी सी भक्ति की, कि इसने टेम्पल बिल्ड करवाया था एक राजा राजेश्वरम टेम्पल, जिसको आज के टाइम में हम लोग बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जो कि थंजावुर के अंदर लोकेटेड है। इसका बेटा और उसका जो सक्सेसर बना इसके बाद राजा के वन के बाद, वो था राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अभी सिर्फ आपको नाम देखना है, इसको सिर्फ आप लिखोगे राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन, राजेंद्र वन के बाद राजा वन, और उसके बाद राजेंद्र चोला वन, ये इसके बेटे का नाम है, राजा वन के बेटे का नाम है। ये बिल्कुल अपने राजा वन अपने बाप की तरह बिल्कुल अपनी एबिलिटी में उतना ही शाना था। इसने भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करा, मतलब एक बाहुबली पुत्र का बेटा था, बाहुबली पुत्र था, एक अच्छे खासे बाहुबली बाप का बेटा, वो बेटा था, तो सारी की सारी अपनी फादर की एबिलिटीज को मैच करता है, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इसकी भी काफ़ी अच्छी रहती है, बोथ नेवल एक्सपेडिशन भी
और अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है टेम्पल वगैरह को बनवाना, वो भी सारी की सारी। चोला एम्पायर जो था वो इसके टाइम पर, राजेंद्र चोला वन के टाइम पर, दक्षिण भारत में सबसे पावरफुल किंगडम की तरह चल रहा था। जब ये गद्दी पर आता है राजेंद्र चोला वन, साल 1023 एडी में, ठीक है, इसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन बहुत कमाल की थी, ठीक है, और इसने बड़ी सारी टेरिटरी वहां पर कैप्चर कर ली थी। ओके, अब इसने अपने आप को, अब देखना गंगई कोंडा चोलापुरम नाम कहां से आया, ये आपसे पूछ सकते हैं अगर आप कुछ बोलो कि कभी इंटरव्यू में मुंह से निकल जाए आपको, वो आपसे ना क्या होता है कि ये बोला जाता है कि आप इंटरव्यू भी ना अपने हिसाब से चला सकते हो, ये वाली बात याद रखना। बोलो सिर्फ वही जिस पे अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि जो तुमने शब्द मुंह से निकाला अब तुम उस पर क्या आधा घंटा बात कर सकते हो, नॉलेज के साथ, हवाबाजी में नहीं। याद रखना इस एग्जाम में, जैसे ही आप इस एग्जाम में फिल्म्स निकाल लेते हो, आप एक मर्यादा में बंध जाते हो जिंदगी भर के लिए। क्या, आप अपने ओपिनियन की बेसिस पे बात मत करो कभी भी। जिस दिन आपका फिल्म्स क्लियर हुआ, बिल्कुल बात मत करो अपने ओपिनियन के बेसिस पे। एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान यही होती है, हर चीज वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ प्रूव कर कर आता है। इसलिए जीएस पेपर 3 में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को निकालकर जो अपना इकोनॉमिक्स के आंसर लिखते हैं, ऐसे लोग 3 डिजिट मार्क्स प्राप्त करते हैं। और सिर्फ 3 डिजिट नहीं, 3 डिजिट में भी काफी अच्छे नंबर होते हैं ऐसे लोगों के। पेपर 3 आज तक लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर सिर्फ लोग ठोके जाते हैं इकोनॉमिक्स की वजह से। एक तो वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नॉर्मल इकोनॉमिक्स नितिन सिंघानिया से तो सॉल्व होते नहीं है। मेंस का जो इकोनॉमिक्स का मटेरियल है वो लोग जानते भी नहीं है कि पढ़ा कहाँ से जाए, उसके लिए कोई सोर्स कहाँ से होगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस इकोनॉमिक्स का बहुत अलग है। इट इज़ नॉट अबाउट मनी एंड बैंकिंग और नेशनल इनकम या फिर इंडियन इकोनॉमी या एलपीजी रिफॉर्म्स या ग्लोबलाइजेशन, नहीं, वो बहुत अलग पूछता है। इंक्लूसिव ग्रोथ को पॉवर्टी के साथ लिंक कर देगा, पॉवर्टी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक कर देगा, किसी कुछ इकोनॉमिक की पॉलिसी को वो डब्ल्यूटीओ के साथ लिंक कर देता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमें, हालांकि मटेरियल ही हेल्प करेगा, लेकिन आंकड़े जो होते हैं वो याद करने चाहिए। तो इसके लिए मेंस के लिए छोटी सी इकोनॉमिक्स की हर कोई डायरी बनाकर चलता है जो कि सिंसियर एस्पिरेंट होता है, जिसमें उसके पास 20 से 50 पेजों में सिर्फ और सिर्फ आंकड़े लिखे रहते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बेड टू पेशेंट रेशियो, ये रेशियो, परसेंटेज, ये शेयर, टैक्स कितना, ये कितना, स्लैब कितनी, जीएसटी कितना, ये कितना, वो कितना, क्योंकि उसको स्प्रिंकल करना होता है। वो पर्सन जानता है कि मैं एक शेफ तो बहुत बढ़िया हूँ, केक या कोई भी डिश तो बहुत अच्छी से प्रेजेंट कर लूँगा, मुझे इसको सजाकर जैसे देना है कि अगर मैंने तोरई, भिंडी, लौकी भी बनाई है तो सामने वाले का खाने का मन कर जाए देखते ही उसको, मुझे उसको सजाकर जैसे देना है ना, तो वो सजाया हुआ है, ये मेरे पास मसाले काम है ये वाले। जैसा कि मैं अगेन बात वही है, घुमा फिरा कर, हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रेटजी, एक अलग अप्रोच होती है, बस वही वाली बात, ठीक है। अब ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज गंगई कोंडन, गंगई कोंडन, कॉन्करर ऑफ द गंगई रीजन, ठीक है, क्योंकि इसने, अब देखो वापस मैं एक चीज पढ़ाता हूं जो चीज मैंने जानबूझकर मिस करवाई। क्या, इसने मिलिट्री एक्सपेडिशन करा था नॉर्थ इंडिया में। अभी तक तो सिर्फ इनके खानदान के लोग दक्षिण की साइड, दक्षिण के जितने भी समुद्र नदियां उसकी साइड जा रहे थे, श्रीलंका चले गए हैं और वेस्ट कोस्ट चले गए और नेवल एक्सपेडिशन कर लिया और साउथ इंडिया के जितने रूलर्स हैं उनको हरा दिया, ठीक है। ये था इसका बेटा राजेंद्र चोला वन, जिसने नॉर्थ इंडिया में गंगा के रूलर्स जो उस टाइम पर थे उन तक को चुनौती दी। और क्योंकि वहां पर भी कुछ कुछ एरियाज को कॉन्कर कर कर आ गया था, तो अपने आप को कहता है गंगाई कोंडन। ये मतलब होता है आज के बाद, कोंडन मतलब मैं साउथ इंडिया से आया हूं, गंगा रीजन, गंगा के तट तक मैंने अपनी जड़ें जमा ली हैं, इतनी मेरे अंदर पावर है। और क्योंकि मैं चोला खानदान का पुत्र हूं, तो मैं हूं चोलापुरम, जिसने अपना किंगडम गंगा रीजन तक स्टैब्लिश कर रखा है। ये मतलब होता है गंगई कोंडा चोलापुरम का। ये अगर आप बोलना चाहोगे हिस्ट्री में, मतलब मुझे सर इसके बारे में अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अगर आपसे पूछे ये नाम कैसे आया बताओ, ये मंदिर का नाम कैसे पड़ा, वो कैसे पड़ा, किसके बेसिस पर पड़ा, किसको बोला जाता था गंगई कोंडन, तो ये चीज़ है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपने इतना पढ़ लिया, कितना ईजी है, लेकिन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यूपीएससी में पूछ लेते हैं ना, तो अब आपके लिए ईजी है ये कि हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज गंगई कोंडन,
अब इसमें अगर इतने सारे ये नाम देते हैं आपको वो, कारिकाल, विजयाला, राजा राजा वन, राजेंद्र वन, राजेंद्र चोला वन, और आपको ये बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी में कभी शौक मत होना कि अब वो 5 से 7 ऑप्शंस भी दे। मैं तो इस तक को एक्सपेक्टेड हूँ बिल्कुल कि यूपीएससी किसी टाइम पर 11 ऑप्शन भी पटक दे और फिर वो उसके पेयर बनाते, 1 3 6 4 2 3 7 1, 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 9 6, ऐसा करके कुछ भी पेयरिंग वो बनाते, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ बिल्कुल। क्योंकि कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर, कुछ भी हो सकता है। और ये अनएक्सपेक्टेडनेस इसलिए दी जाती है बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी सर्कमस्टांसिस के लिए सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। 2016 तक यूपीएससी की सिर्फ एक ही थीम थी, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन और ऐसे 20 क्वेश्चन सेम वर्डिंग लिखनी है, उतनी पेजेस का स्कोप है। 17 में लोगों ने पेपर देखा, बहुत चक्के रह गए, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के और बाकी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 15 नंबर के। यूपीएससी इससे पहले भी एक गेम खेल चुका है, 5 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले, बहुत टाइम पहले। और एक्सपेक्ट करके रखो, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने हिसाब से चेंज करनी चाहिए चीज़ें। 30 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन, इसके लिए भी रेडी रहो फ्यूचर में। ये भी आ सकता है, 40-40 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रेडी रहो बिल्कुल इसके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई फिक्स थोड़ी ना है, बोल थोड़ी ना रखा है, अंगूठा थोड़ी लगा रखा है कि 20 क्वेश्चन पूछूंगा, इतने नंबर के पूछूंगा, 10 और इसमें से रोटेट करेंगे और 20 ही होंगे क्वेश्चन, कोई गारंटी नहीं है। मेरे जैसा पर्सन हो तो जीएस पेपर 1 में अलग मार्क्स के दे, 2 में अलग के दे, 3 में अलग के दे, 4 में अलग के दे, ऐसे में एक ऐसे दे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को हर जगह से वो बिहेव करना चाहिए, यू शुड नॉट ब्लेम द सिस्टम। ये हमें प्रिपेयर करवाता है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, जो टिके रहता है ना अपनी इस स्ट्रैटेजी पर, दिन रात जिसके पीछे वर्क करोगे ना तो वो चीज़ ईजी हो जाती है। एक बंदी जब शादी के बाद पहली बार खाना बनाती है, उसके हाथ कप कपाते हैं कि गलती से ज़्यादा नमक ना डल जाए, कम ना डल जाए, सास ससुर क्या कहेंगे, पहले दिन ही बुराइयाँ ना होने लग जाए, चुगली ना होने लग जाए। बाद में तो एक हाथ से मिरिंडा भी पी रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले से बात भी कर रही है और खाना भी बन रहा है, इतनी प्रो लेवल की हो जाती है। गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, इट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ, जस्ट कनेक्ट द थीम्स, जस्ट कनेक्ट द थीम्स, एनालिसिस ले जाओ अपनी एपिक्स लेवल तक। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिवल इंडिया। स्टेटमेंट 1 कि गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल राजेंद्र चोला वन ने, यही ना, हाँ, राजेंद्र चोला वन ने बिल्ड करवाया नॉर्थ इंडिया में गंगा के लिए अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 आ सकती है, अकबर ने बिल्ड करवाया, क्या बिल्ड करवाया था, जल्दी बोलो, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर? फतेहपुर सिकरीज ने बिल्ड करवाया अपनी विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए। ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। क्या होगा सही? बोथ 1 and 2। पर्सन की वहां पर हार्ट बीट रुक जाएगी, जो एग्जाम देख रहे होंगे, भाई ये क्या पूछ रहा, कहाँ कनेक्ट करवा रहा है यार, ये तो कोई सेंस नहीं है। नहीं नहीं, स्टॉप, ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं पूछ रहा। मेडिवल इंडिया अगर है तो मेडिवल इंडिया में सारे थीम्स कनेक्ट करके चलो। क्यों भाई, अगर एंशियंट इंडिया है तो अशोका बुद्धिज्म का क्या लिंक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और जैनिज्म का लिंक नहीं है? श्रवण बेलगोरा, भद्रबाहु, सल्लेखना और चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लिंक नहीं है? जैना, अगर मैं बोलूं कि बुद्धिज्म के कोर प्रिंसिपल्स फॉर्म द कोर रूल ऑफ अशोका, क्या कोई लिंक नहीं है? ये नहीं करता यूपीएससी की अशोक और महात्मा गांधी के बीच में कंपैरिजन करो, बताओ क्वालिटीज क्या है। इतनी हाई डिटेल एनालिसिस नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का बंदा जो प्रिपेयर्ड हो ना, ग्रेजुएशन लेवल क्यों बोला जाता है, पढ़ाई के टर्म्स में नहीं, 21 साल की मैच्योरिटी के टर्म्स में बोला जाता है कि पर्सन को अगर पता है कि उसको अपनी लाइफ कहाँ लेकर जानी है, भले ही वो कितना भी नोटोरियस रहा हो, कुछ भी रहा हो, आदत कितनी भी खराब रही हो, तो यूपीएससी सिर्फ इसी चीज़ के लिए आपको 6 मौके देता है कि कोई बात नहीं, मैच्योरिटी आने में हिंदुस्तानियों को वैसे भी टाइम लग जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप 21 साल के हो, 26 साल के हो, 28 साल के हो, अगर आपके पास अटेम्प्ट बाकी है, 1 साल बस अपनी हरकतें सुधार लो, 1 साल बस अपने आप को अलूफनेस में रख लो और फिर देखो जिंदगी के मजे। दूसरों की शादी में तुम जाओगे, दुल्हन पता चला उस शादी में तुम्हें गोद में उठाकर घूम रही है, कलेक्टर साहब आ गए, कितने प्यारे हैं, किसी दे तो प्लीज थोड़ी सी,
द नेवी ऑफ राजेंद्र चोला, इट एनेबल्ड हिम टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ श्रीविजया। अब ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, सुमात्रा कहाँ पर है, जल्दी बताओ मुझे, सुमात्रा कहाँ पड़ता है जोग्राफिकली, सुमात्रान आइलैंड्स, इंडोनेशिया। तो आपसे पूछा सकता है कौन से इंडियन रूलर ने इंडोनेशिया को कब्जा करा था। यूपीएससी की आदत है कि टोन चेंज कर देता है, जैसे याद है वो अशोका वाला क्वेश्चन कि मैं जो अपने भगवान की इज्जत भगवान को ही अपने मानता और दूसरों की भगवानों की इज्जत नहीं करता, तो वो अपने भगवान की इज्जत नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेम एनसीईआरटी की लाइन उठाई लेकिन टोन चेंज कर दी थी उसकी हल्की सी, बस शब्द की हेरा फेरी। अब यहां पर सुमात्रा ने लिखकर अगर मैं इंडोनेशिया लिख दूं तो कोई गलत है, बताना जरा, गलत है क्या? नहीं ना। और गलत है भी तो इन्वेटर को बुलाओगे या यूपीएससी के चेयरमैन को बुलाओगे या किससे आर्ग्यू करोगे या कहां पीआईएल डालोगे, बताओ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला ऐसा कौन सा रूलर था हिंदुस्तान की परंपरा में या फिर सभ्यता में या मेडिवल टाइम्स पर जिसने इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया। आप कहोगे भाई यार ये तो यार पता नहीं कहाँ लूसेंट से निकाल रहा, पता नहीं कहाँ विकिपीडिया से क्वेश्चन निकाल दिया इसने। ऐसी लाइनों के ऊपर जैसे हम 365 दिन सारे का सारे एनालिसिस करते हैं, यही ऐसे क्वेश्चन बनाने के ऊपर उनके पास 100 क्वेश्चंस बनाने एक पेपर के अंदर, और उनके पास 365 दिन होते हैं। हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, उनका क्या होता है कि बच्चों की नॉलेज को खेलो कि यार मैं अगर प्रिपेयर कर रहा होता, अब जैसे वो सोचते हैं, होते ही हैं 30-30 40-40 साल 50-50 साल के, कि यार अगर मैं होता तो यार इस चीज़ को देखता क्या, इतना डीपली सोचता क्या कि अगर मैं वर्ड रिप्लेस कर दूं यहाँ पर सुमात्रा की जगह इंडोनेशिया कर दूं, तो ये एनालिसिस पावर अपने अंदर लेकर आओ। तो कट ऑफ की इतना बियॉन्ड रहोगे ना, इतना बियॉन्ड कि हो सकता है कि मतलब 2023 के फिल्म्स के अंदर तो बहुत सारे लोग इतिहास बना ले, हो सकता है प्रिया 160 क्रॉस कर जाए और कट ऑफ जारी हो सिर्फ 98-90। इसका सिर्फ इसी के बेसिस पर करियर बन जाएगा कि ये भली जिंदगी में कभी कुछ ना कर पाए, उसके बाद पूरा देश इसको इसी बात पे वाहवाही लेकर घूमेगा। प्रिया अपना इंस्टीट्यूट खोल ले सिर्फ इसी बात पर कि मैंने 2023 के फिल्म्स में 160 नंबर स्कोर करे थे, चाहे कुछ भी ना जानती हो पढ़ाना है, लोग फिर भी आएंगे इसके पास। 160 आ गए, कट ऑफ तो मैं वो गई थी 95 गई थी। आप तो बहुत नॉलेजेबल होंगे, हमें भी बता दो प्लीज़। क्योंकि लोग भीख मांगे किस चीज़ के लिए होते हैं, जो चीज़ मिल नहीं रही होती उन्हें। कोई ये थोड़ी ना कहेगा तुमसे, कोई भीख मांगता है 5 स्टार में एक बारी खाना खिला दो प्लीज़, वही कहता है पैसे दे दो रोटी खा लें यार। चोलास का जो रूल था कंट्रोल ओवर द सीज, इट फैसिलिटेटेड फ्लरिशिंग ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, कि मतलब समुद्री व्यापार दूसरी कंट्रीज में भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाते थे। अब क्या हुआ, अच्छे दिन की एक बुरी बात होती है, ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहां पर तो अब डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन बुरे दिन की एक अच्छी बात ही होती है, जैसे करिकाल के बाद खत्म हो गया था सब कुछ, डिक्लाइन हो गया था। बुरे दिन की एक अच्छी बात होती है, बुरे दिन को एक बात पे थैंक यू बोला करो कि हमें एक चीज पता है कि तू भी खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, लोग कहते हैं ना अच्छे दिन ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो बुरे दिन की भी तो अच्छी बात है कि वो भी हमेशा के लिए एटर्नल का है। वो भी राजेंद्र चोला के जो 3 सक्सेसर थे वो केपेबल रूलर नहीं थे, घर का बेदी लंकट है। थर्ड जो इसका सक्सेसर था, थर्ड सक्सेसर जो था वीरा राजेंद्र, इसका एक बेटा आया रूल करने। वीरा राजेंद्र तीसरा सक्सेसर था, इसका बेटा आया अथि राजेंद्र। अथि राजेंद्र के टाइम पर पूरी चोला एम्पायर के अंदर एक उथल पुथल मच गई, सिविल वॉर टाइप हो गई थी। एक जनता नाखुश, बगावत पे उतर आए मंत्री वगैरह सारे लोग, और वो करके और इसका मर्डर हो जाता है। और इसके साथ ही जो विजयाला की लाइन से जो चोला के रूलर्स चले आ रहे थे यहां से, जिसने रिवाइव करा था 9th सेंचुरी में, ये पर्सन, ये इसकी जड़ के टाइम से जितने भी रूलर्स थे, विजयाला, राजेंद्र वन, राजा राजा वन, राजेंद्र चोला वन, ठीक है, वीरा राजेंद्र, अथि राजेंद्र, ये सारे की सारी लाइन जो थी ये ध्वस्त हो गई। गंगाई कोंडा चोलापुरम के कुछ आपको अवशेष यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे, डोंट वरी, अभी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे। ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ अथि राजेंद्र, इसकी मृत्यु के बारे में सुनने के बाद, जो ईस्टर्न चालुक्य प्रिंस था राजेंद्र चालुक्य, इसने चोला थ्रोन के ऊपर कब्जा जमा लिया, और ये इट बिगेन द रूल ऑफ चालुक्य चोला डायनेस्टी।
देख रहे हो, चालुक्य ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो और चोला की जगह पर कब्जा करा था, तो चालुक्य चोला डायनेस्टी है। कुलोथुंगा वन रूल करना स्टार्ट कर देता है एज अपना नाम करके, कुलोथुंगा वन। कुलोथुंगा ने अपने आप को स्टैब्लिश करा फर्मली ऑन द चोला थ्रोन, और चोला एम्पायर पे जो भी थ्रेट से, जो भी खतरे मंडरा रहे थे, उसको एलिमिनेट कर दिया। अननेसेसरी वॉर इसने अवॉइड करा और जनता के बीच में अच्छी खासी गुडविल कमाई। बट कुलुथोगा जो थी, कुलुथोगा का जो रूल था उसके टाइम पर इनके हाथ से टेरिटरी चली गई। ठीक है, श्रीलंका ने वॉर वेज कर दिया था उधर के रूलर्स ने, और टेरिटरी चली गई यहां से। पांड्या टेरिटरी ऑल्सो बिगेन टू स्लिप आउट ऑफ द चोला कंट्रोल। जो पहले कब्जा कर रखा होगा इन्होंने पांड्या की टेरिटरी को, वो भी हाथ से चली गई। कांचीपुरम जो तेलुगु चोलास थे वो उनके हाथ लग गया। चोलास भी अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे, सारे चोलास की आपस में नहीं बनती थी। चोला एक प्रकार से बस एक जड़ है, जैसा कि आप ऐसा कह लो कि जैसे ब्राह्मण होते हैं, तो अंकित आपको पता है ना, मराठी ब्राह्मण भी होते हैं, कानकुब्ज ब्राह्मण भी होते हैं, अमित यूपी के कानकुब्ज ब्राह्मण, महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मण। तो अब ये सारा ब्राह्मण समाज कोई एक कौम थोड़ी ना है, बताओ। शिवसेना और यूपी के जो ब्राह्मण है, कुछ लिंक है उनके बीच में, बताना जरा, नहीं ना। द ईयर 1279 मार्क्स द एंड ऑफ द चोला डायनेस्टी, जब एक राजा होता है मारावर्मन कुलासेकारा पांड्यन वन, नाम है इसका, भाई लंबा नाम है, मैंने तो रखा नहीं है, तो आप इसके माँ बाप को कोस सकते हो, ठीक है। मारावर्मन कुलासेकारा पांड्यन वन, इसने लास्ट रूलर जो था राजेंद्र चोला 3, इसको हरा दिया एंड स्टैब्लिश द रूल ऑफ पांड्यास, और पांड्या का रूल स्टैब्लिश करा, क्योंकि पांड्या नहीं था, देखो लिखा हुआ है पांड्यन वन, प्रेजेंट थे तमिलनाडु के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा ऊपर कि सर ये वाले पैराग्राफ को समझ में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये आई है हमें कि ये एकदम से चालुक्यास कैसे आ गए, और ये चालुक्य चोला नाम से अपनी डायनेस्टी कैसे चला रहे हैं, और ये चोलास की मदद क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर ये पैराग्राफ आपको इनिशियली ये बता रहा था कि इस पैराग्राफ के दो पार्ट हैं, एक ये पांड्या की टेरिटरी, और ये ऊपर चालुक्य की हेल्प करने चोला। क्यों, इस बॉक्स को देखो जरा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस उस टाइम पर, उस जमाने में बड़े फेमस थे चोलास के बीच में और ईस्टर्न चालुक्य रूलर्स के बीच में, खानदानी शादियां होना मतलब। और ये सिलसिला शुरू होता है राजा राजा वन के टाइम से। राजा राजा वन की जो बेटी होती है कुंडाबाई, शी वॉज मैरिड टू चालुक्य प्रिंस बिमल आदित्य। इनका जो बेटा होता है राजा राजा नरेंद्र, हु मैरिड द डॉटर ऑफ राजेंद्र चोला नेम्ड, इसने राजेंद्र चोला, इनका जो बेटा था राजा राजा नरेंद्र, इसने राजेंद्र चोला की बेटी से शादी कर ली थी, अमंगा देवी, और इनका बेटा था कुलुथुंगा वन। ये इसलिए मदद कर रहे हैं एक दूसरे की कि चोला जब वीक हो गए तब चालुक्य बीच में आए हैं। अब आप पूछोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ये तो उसमें आता है सी सेट में कि कौन किसके बेटे किसने कितने शादी करी है, सर ये तो नाम ही समझ में नहीं आ रहे, करने भी नहीं है। राजपूतों ने, अकबर ने, जिसके अकबर के अलावा भी बड़े सारे राजपूतों ने मुगल खानदान में शादी करी। हमें क्या सबको जानना है? नहीं जी, सिर्फ एक लाइन जाननी होती है कि मुगलों ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे अपने राजपूतों के साथ, अच्छी खासी शादी वगैरह करके अच्छे रिलेशन कर लिए थे, और इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है जोधा अकबर का, बस और कुछ नहीं। आपको यहां पर सिर्फ ये लिखना है कि चोलाज और ईस्टर्न चालुक्य के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, बस। कुलुथुंगा वन की बात तक पहुंचने के लिए इसलिए इसने आपको ये पूरी कहानी रची है, लेकिन कुलुथुंगा वन यहां पर, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना, ये कौन है, ये कहां से चला आया, और यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि चालुक्य चोला, ये चालुक्य क्यों रूल, ये हेल्प करने चले आए चोला डायनेस्टी की जब इनका रूल समाप्त होने लगा चोलास का। ये रीजन समझाने के लिए इन्होंने आपको बॉक्स बना कर दिया है। हमें दक्षिण भारत के बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करनी है। किस बेसिस पे हम कह सकते हैं? लास्ट 30 to 35 ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पर कह सकते हैं। इतनी डिटेल में बात नहीं करनी है, इससे क्वेश्चन निकलेगा तो आप कहोगे दे क्यों रखा है? भाई मद्रासियों की किताब है, तमिलनाडु एनसीईआरटी, इसलिए डिटेल में दे रखा है। हर जगह इनको थोड़ा सा तमिल एंगल घुसाना पड़ता है ज्ञान के लिए। हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे,
ये उसने तब बता दिया था कि प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसी एक तमिल बुक थी, क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर से जो रिलेटेड थी, उसमें ये वाली चीज़ दे रखी थी। उस बुक का नाम ये था, इतना बड़ा सा। ये तो वहां पर भी ज्ञान दे देते हैं। ये कहाँ है लास्ट 50 ईयर्स में यूपीएससी में? कहीं पर भी है। करना पड़ेगा बस हमें, एक बार ही बस लिख लिया वो कर लिया, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती बस। ये आप इसका सिर्फ आपने इतना सुन लिया, ये वाली बात। ये एक मिनट, बस ये जितना मैंने मार्क कर रखा है, चोला ईस्टर्न चालुक्यस के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड हुए थे, बस। दिस इज डन, मोर देन अनफ। नोट्स में एक लाइन पट को, खत्म। खत्म। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।